बच्चों, आज हम 2025 के चौथे सेट 346 जेबी का तीसरा भाग बना रहे हैं। इससे पहले हम इसके दो भाग बना चुके थे, जिसमें हम 5 अंग्या तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम 5 का को हल करेंगे। और अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग चेक कर लीजिएगा। 5 का प्रश्न हमारा है कि वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए तथा इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए। समरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो कैसे लिखेंगे इसे? सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव आवेशों का वह निकाय है जिसमें दो बराबर तथा विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हों, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसके उदाहरण क्या होते हैं? NaCl, HCl, H2O एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है, एक ऋणावेश होता है और एक धनावेश होता है। दोनों के बीच की दूरी को हम 2l से दिखाते हैं, तो ये हमारा जो है वो वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है। इसी वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश, यहाँ दो आवेश है ना, इन दो में से किसी एक का परिमाण वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी 2l का गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हमारा इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो सूत्र है वो P बराबर हो जाता है Q इंटू 2l। इसके बारे में दो मुख्य बातें आप लोग याद रखिएगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर होता है और वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है। इसकी दिशा -q से +q की ओर होती है। इसी प्रश्न में कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो हम हेडिंग डालते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। अब हम लिखते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों पर बराबर व विपरीत बल F बराबर QE लगता है। ये मैंने चित्र बनाया। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत द्विध्रुव है AB। ये -q आवेश है, इस पे बल इधर लगेगा, और ये +q आवेश है, इस पे बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। जब दो बराबर और विपरीत बल लगते हैं, बलाघूर्ण उत्पन्न होता है। उसी बलाघूर्ण को हमें ज्ञात करना है। तो अतः वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण टाउ बराबर हो जाएगा बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो एक बल ये है, एक बल ये है, इनके बीच की लंबवत दूरी ये हो जाएगी BC। तो हम टाउ बराबर लिख देते हैं, टाउ बराबर F गुणे BC। अब हम साइन थीटा फार्मूला लगाते हैं। साइन थीटा, ये हमारा कोण थीटा है। वैद्युत क्षेत्र के साथ द्विध्रुव का कोण कितना है? थीटा है। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब ये हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AB। तो हमने लिख दिया BC बटे AC। तो BC बराबर आ गया AB साइन थीटा। तो BC बराबर AB का आपको मान मालूम है। AB लंबाई कितनी हमने ली है? 2l। तो 2l साइन थीटा, इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अब आपको मालूम है वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है F बटे Q। तो F बराबर हो जाएगा QE। अब हम F और BC का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। हमने क्या लिखा? BC बाय F का मान समीकरण 2 में 3 से समीकरण 1 में रखने पर BC और F का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो ये हो जाता है टाउ बराबर QE इंटू 2l साइन थीटा। E को बाहर लिख लेते हैं, Q इंटू 2l को एक साथ लिख देते हैं साइन थीटा। तो Q इंटू 2l आप लोगों को मालूम है, ये हमारा हो जाता है P। भाई हमने लिखा है P बराबर Q इंटू 2l। तो Q इंटू 2l की जगह हम लिख देंगे P। तो टाउ बराबर हो जाएगा EP साइन थीटा। ठीक है। अब इसी को जो है हम वैद्युत द्विध्रुव के लगने वाला बल आघूर्ण कहते हैं। यही वैद्युत द्विध्रुव के बल आघूर्ण का व्यंजक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, टाउ बराबर PE साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा बल आघूर्ण का सूत्र आ जाता है। अब अगला हमारा प्रश्न है 5 खा। 5 खा में कह रहा है कि द्रव्य तरंगे क्या है, समझाइए। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखिए। कणों की द्वैत प्रकृति को प्रदर्शित करने वाले प्रयोग का नाम लिखिए। तो सबसे पहले हम द्रव्य तरंगे लिखेंगे, क्या होता है। तो हेडिंग डालेंगे द्रव्य तरंगे। द्रव्य तरंगों में क्या लिखेंगे? डी ब्रोगली के अनुसार उच्च गति से गतिमान कण तरंगों की भांति व्यवहार करते हैं। इन गतिमान कणों से संबद्ध तरंगों को द्रव्य तरंगे कहते हैं। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य को डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य
लैम्डा बराबर होता है एच बटे पी, जहाँ एच हमारा प्लांक नियतांक है और पी हमारा संवेग है। ये जो कण होते हैं, कण की द्वैत प्रकृति, मतलब कण तरंग की तरह भी व्यवहार करते हैं और कण की तरह भी व्यवहार करते हैं। इसको बताने के लिए हम डेविसन जर्मर प्रयोग करते हैं। तो इसमें 3 प्रश्न पूछे गए थे। द्रव्य तरंगे क्या कहती हैं, क्या होती हैं, वो भी हमने बता दिया। तरंग डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, वो भी बता दिया। और द्वैत प्रकृति किस प्रैक्टिकल से या किस प्रयोग से प्रदर्शित होता है, वो भी हमने बता दिया, डेविसन और जर्मन पे एक्सपेरिमेंट। अब इसमें जो है अगला प्रश्न कह रहा है 5 में का में कह रहा है नाभिक की बंधन ऊर्जा का अर्थ स्पष्ट कीजिए, और साथ में इसमें एक न्यूमेरिकल भी दे रखा है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि नाभिक की बंधन ऊर्जा जो है पहले भी 2025 में आया था। आगे इसमें न्यूमेरिकल कह रहा है कि नाभिकीय अभिक्रिया लिथियम प्लस न्यूट्रॉन बराबर हीलियम प्लस टाइटेनियम में उत्पन्न ऊर्जा की जूल में गणना कीजिए। लिथियम का द्रव्यमान दे रखा है, हीलियम का द्रव्यमान दे रखा है, लिथियम का द्रव्यमान दे रखा है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है। और ये भी बताया कि 1 यूनिट बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, तो 5 में हमें जो समीकरण दे रखा है वो लिथियम प्लस न्यूट्रॉन बराबर हीलियम प्लस टाइटेनियम। ये जो इधर वाले पद होते हैं इन्हें हम अभिकारक कहते हैं, और ये जो होते हैं इन्हें हम उत्पाद कहते हैं। तो हम इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए पहले द्रव्यमान क्षति निकालते हैं। तो नाभिकीय अभिक्रिया में द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम बराबर होता है अभिकारकों का द्रव्यमान माइनस उत्पादों का द्रव्यमान। अब हम अभिकारकों का द्रव्यमान निकालते हैं। अभिकारक हमारे कौन कौन से हैं, लिथियम और न्यूट्रॉन। तो हमने लिथियम का द्रव्यमान लिखा और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लिखा, दोनों को जोड़ दिया तो हमारा आंसर आ गया 7.02379 यूनिट। अब हम उत्पादों का द्रव्यमान निकालते हैं। उत्पादों का द्रव्यमान हमारा क्या कैसे निकालेंगे, उत्पाद हैं हमारे हीलियम और टाइटेनियम। तो हीलियम का द्रव्यमान हमें दे रखा है ये, और उत्पाद का टाइटेनियम का द्रव्यमान दे रखा है ये। दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आता है 7.01863। अब ये जो हमने अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान निकाल लिया, इसको इस सूत्र में रख देते हैं। तो अब द्रव्यमान क्षति याद कर लेते हैं, डेल्टा एम हो जाएगा अभिकारकों का द्रव्यमान माइनस उत्पादों का द्रव्यमान। तो अभिकारकों का द्रव्यमान हमने निकाला था 7.02791 माइनस उत्पादों का द्रव्यमान 7.01853। अब इसको घटा लेते हैं तो 11 में से 3 जाएगा 8। तो डेल्टा एम बराबर हमारा आ जाएगा 0.00513 एम। तो हमने जो है द्रव्यमान क्षति ज्ञात कर लिया। अब हम ऊर्जा निकालते हैं। तो हम लिखेंगे उत्पन्न ऊर्जा ई बराबर हो जाएगा द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम गुणे 931, और ये आंसर आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो द्रव्यमान क्षति है 0.05138 गुणे 931। अब हम इसे गुणा कर लेंगे 4.683478। अब हम क्या करते हैं, इसे लिख लेते हैं, केवल दशमलव के 2 बिंदुओं तक ले लेते हैं मान। 4.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन बच्चों हमसे जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है कि उत्पन्न ऊर्जा को जूल में गणना कीजिए। आपके अनसॉल्व पेपर में आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दे रखा है, लेकिन प्रश्न के अनुसार आंसर जूल में पूछा है तो हम इसे जूल में बदलेंगे। जूल में बदलने के लिए क्या करेंगे, पहले तो मेगा को हटाएंगे, 10 की घात 7 8 गुणे 10 की घात 6 लिख देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए 1.6 गुणे 10 की घात -19 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा आंसर जो है वो जूल में आ जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हम पावर को ऊपर ले जाएंगे तो 4.78 बटे 1.6 गुणे 10 की घात ऊपर जाके हो जाएगी 25। अब एक नीचे जीरो लगा लेते ही हो जाएगा 478 बटे
A16 × 10⁻²५। अब हम 478 को 60, ये पॉइंट के बाद 2 है, इधर एक जीरो बढ़ा लिया तो पॉइंट के बाद 2 इधर हो जाए, पॉइंट पॉइंट कट जाएगा। अब हम 478 को 160 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.98 × 10⁻25 जूल। तो मतलब हमारा जो है उत्पन्न ऊर्जा ये बराबर हो जाएगा 2 × 9 8 × 10⁻25 जूल। तो इस तरह से ये हमारा जो है न्यूमेरिकल हल हो गया है। अगला प्रश्न है 5 में हमसे कह रहा है कि किसी धात्विय चालक में इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग एवं गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। आगे एक न्यूमेरिकल भी है, कह रहा कि एक चालक छड़ की लंबाई 1 मीटर है और इसके सिरों के बीच विभवांतर 4 वोल्ट है। चालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व 5 × 10⁻24 मीटर क्यूब माइनस क्यूब तथा इसकी प्रतिरोधकता 50 × 10⁻8 ओम मीटर है। धातु में इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग की गणना कीजिए। तो पहले तो हमें अनुगमन वेग की परिभाषा बतानी पड़ेगी कि किसी धात्विय चालक में इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग एवं गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। तो बेटा इससे पहले जब हमने 2021 वाला सेट हल किया था तो 2021 के FU सेट में तो मैंने वहाँ पे डिटेल में समझाया था। मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप लोग अनुगमन वेग की परिभाषा देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उस वीडियो की डिटेल है पार्ट 8 2021 अनसॉल्व पेपर 346 FU सेट। ठीक है, पार्ट 8 होगा, पार्ट 8 होगा, 2021 का अनसॉल्व पेपर होगा, 346 FU सेट होगा। सेट कौन सा होगा बच्चों? हमारा FU। ठीक है, और ये प्रश्न नंबर 6 होगा, यानी कि FU 2021 के FU सेट में जो प्रश्न नंबर 6 है उसमें हमसे पूछा गया था अनुगमन वेग की परिभाषा। तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में समय बहुत कम रह गया है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी आपको ज़्यादा से ज़्यादा अनसॉल्व करा दिया जाए। अब इसमें जो है गतिशीलता की परिभाषा पूछी है कि इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता क्या होती है। तो गतिशीलता मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता। क्या होता है कि आवेश वाहक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है इसलिए मैंने केवल इलेक्ट्रॉन लिखा है। क्या लिखा? कि आवेश वाहकों के अनुगमन वेग BD, ठीक है, तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को आवेश वाहकों की गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि म्यू बराबर हो जाएगा BD/E, अनुगमन वेग बटे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नोट में इसमें 2 बातें आप याद रखिएगा कि गतिशीलता का जो SI मात्रक होता है वो होता है मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड, और गतिशीलता का मान हमेशा सदात्मक होता है। गतिशीलता का मान सदैव धनात्मक होता है। ये 2 मेन पॉइंट हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। ये तो हमने आवेश वाहकों के लिए आपको सूत्र बताया था कि μD/E, लेकिन यहाँ बात चल रही है इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या करेंगे? धातु के इलेक्ट्रॉनों के लिए म्यू बराबर μE। म्यू होती है गतिशीलता, यहाँ E मतलब इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता। तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता μE बराबर हो जाएगा BD/E, यानी मतलब अनुगमन वेग बटे वैद्युत क्षेत्र। अब आपको मालूम है चूंकि अनुगमन वेग BD बराबर होता है A × τE, जहाँ A इलेक्ट्रॉनों का घनत्व होता है और τE इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल होता है। अब आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पे जो बल लगता है वो होता है F बराबर EE। वैसे सूत्र होता है F बराबर QE, लेकिन इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है E, तो हमने लिख दिया F बराबर EE।
तो एफ बराबर ई। अब आपको न्यूटन का नियम मालूम है, एफ बराबर होता है एम ए। तो एफ की जगह पे हमने लिख दिया एम ए और ई ऐसे लिखा है। यहाँ से ए का मान आ गया, ए बराबर ई बटे एम। ये ई का मान मैंने यहाँ पर रख दिया, तो हमारा बी डी बराबर आ जाएगा, ए की जगह पे हमने यहाँ पे लिख दिया ई बटे एम टाउ ई। अब हमने ये बी डी का मान समीकरण एक में रख दिया। समीकरण एक हमारा क्या था, म्यू ई बराबर बी डी बटे ई। तो हमने बी डी की जगह पे लिख दिया ई बटे एम टाउ ई। ये लिखा ई बटे एम टाउ ई। ये मैंने किसकी जगह लिख दिया, बी डी की जगह पे। और बटे में ई तो था ही, तो ये बटे में ई रहेगा। तो ई से ई भाग हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे केवल बचेगा ई टाउ एम बटे ई टाउ ई बटे एम। तो ये हमने इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता ज्ञात कर दी। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता क्या होती है, म्यू ई बराबर ई टाउ ई बटे एम। यहाँ ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, टाउ ई इलेक्ट्रॉन का श्रांतिकाल है और एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो इस तरह से हमने आपको गतिशीलता भी समझा दिया कि गतिशीलता क्या होती है, कि अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को गतिशीलता कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता का जो सूत्र आता है म्यू ई बराबर वो होता है ई टाउ ई बटे एम। अब इसमें जो न्यूमेरिकल दे रखा था वो न्यूमेरिकल हल करते हैं। तो न्यूमेरिकल में जो चीज़ें दे रखी थी, क्या दे रखा था कि एक चालक छड़ की लंबाई 1 मीटर है और इसके सिरों के बीच विभवांतर 4 वोल्ट है। चालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व 5 × 10 की घात 24 मीटर की घात -3 तथा इसकी प्रतिरोधकता 5 × 10 की घात -8 ओम मीटर है। धातु में इलेक्ट्रॉनों के अववाह वेग, या अववाह वेग मतलब अनुगमन वेग की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया क्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों, दिया है। क्या क्या दिया हुआ है, चालक छड़ की लंबाई एल बराबर 1 मीटर, चालक के सिरों पर विभवांतर बी बराबर 4 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन घनत्व एन बराबर 5 × 10 की घात 24 प्रति मीटर क्यूब, चालक की प्रतिरोधकता रो बराबर 50 × 10 की घात -8 ओम मीटर। हमें क्या ज्ञात करना, अपवाह वेग। अपवाह वेग मतलब अनुगमन वेग बी डी का मान ज्ञात करना। अब हमें कोई एक ऐसा फार्मूला चाहिए जिसमें जो है ये सारी वैल्यू यूज करके हम अनुगमन वेग ज्ञात कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है देखिए जैसे एक कोई चालक है, ये एक कोई चालक है। इस चालक के सिरों के बीच जो है विभवांतर उन्होंने बताया है 4 वोल्ट। मतलब ये कोई बैटरी मान लेते हैं लगी है, ठीक है, और ये बैटरी कितने वोल्ट की है, 4 वोल्ट की है। ये कहने का मतलब है इस चालक के सिरों के बीच विभवांतर कितना है, 4 वोल्ट। तो इसमें धारा प्रवाहित हो रही होगी, धारा मान लेते कितनी है, आई। इसका प्रतिरोध हम मान लेते कितना है, आर। इस चालक का प्रतिरोध आर। तो अगर आपसे धारा निकालने के लिए कहें तो कैसे निकालेंगे, या ऐसे समझिए आपको मालूम है कि ओम का नियम अगर हम लगा दें, ओम के नियम से B बराबर क्या होगा, आई आर। B चालक के सिरों के बीच विभवांतर, आई चालक में धारा और आर इसका प्रतिरोध है। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। अब आपको मालूम है कि चालक में जब धारा प्रवाहित होती है तो धारा आई का मान होता है, चूंकि आई बराबर होता है NE/ABD। ये रिलेशन आपने पढ़ा होगा, धारा और अनुगमन वेग में संबंध, आई बराबर NE/ABD। तो ये हमने आई पता कर लिया, ठीक है। और अगर अब हमें आर और पता करना है तो आर बराबर आप लोगों को मालूम है, आर बराबर होता है रो एल बटे ए। तो आई और आर का मान समीकरण 1 में रख दें, क्या लिखेंगे, आई बा आर का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, बी बराबर आई की जगह लिख देंगे NE/ABD
और आर की जगह पे लिख देंगे रो एल बटे ए। तो ए से तो ए कट जाएगा, तो यहाँ हमारा केवल बचेगा एन ई बी डी इंटू रो एल, ये बचेगा। अब देखिए हमें एन का मान मालूम है 5 गुणे 10 की घात 24, ई का मान मालूम होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19। बी डी हमें ज्ञात करना है, रो का मान हमें दे रखा 50 गुणे 10 की घात -8 और एल का मान दे रखा 1 मीटर। हमें क्या ज्ञात करना है, बी डी। तो यहाँ पे हम निकाल के दिखाते हैं। बी डी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, बी डी बराबर आ जाएगा बी बटे एन ई रो एल। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे सारे मान रख दीजिए। मान रखेंगे तो बी हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज हमें कितना दे रखा है, विभवांतर 4 वोल्ट। तो ये हो जाएगा 4 बटे एन का मान हमें दे रखा है 5 गुणे 10 की घात 24। तो हम लिखेंगे 5 गुणे 10 की घात 24 गुणे ई का मान मालूम है हम सभी को 1.6 गुणे 10 की घात -19। रो का मान मालूम है आपको 50 गुणे 10 की घात -8 और एल लंबाई बता रखी है इन्होंने, देखिए आप लोग, लंबाई है 1 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो घातों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 24 है प्लस का, यहाँ -19 है, यहाँ -8 है। तो -19 और -8 ये 27 हो जाएगा और प्लस 24 ये घट जाएगा। तो हमारा ये जो बचेगा 4 बटे 5 गुणे 10 3 बचेगा और ये 1.6 इंटू 50। ठीक है, अब जो है हमारा ये पावर ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारा था बी डी बराबर आ गया था 4 बटे 5 गुणे 10 की घात -3 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात नहीं गुणे 50। अब हम क्या करते हैं, यहाँ 0 लगा लेते हैं तो ये पॉइंट हमारा हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 40 बटे 5। अच्छा ये पावर ऊपर भेज देते हैं तो ये 10 की घात प्लस में 3 हो जाएगा 16 गुणे 50। अब ये हम जो है 0 से 0 काट देते हैं तो 4 एकम 4, 4 चौक 16। ऊपर ये 10 की घात 3 का मतलब हुआ 1000 बटे नीचे ये हो जाएगा 5 चौक 20, 20 पंजे 100। तो ये 100 2 0 कट जाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि जो बी डी अनुगमन वेग है, इस अनुगमन वेग का मान हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये हमारा प्रश्न हल हो जाता है। अनुगमन वेग ज्ञात करने के लिए कहा गया था आपसे अनुगमन वेग बी डी ज्ञात करिए, तो मैंने अनुगमन वेग बी डी ज्ञात कर दिया 10 मीटर प्रति सेकंड। बच्चों अगला प्रश्न 5 घा का अथवा वाला है। इसमें कह रहा है कि अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों को परिभाषित कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। यही सेम प्रश्न 2025 का जो जेएस सेट था, जेएस, उसमें भी आया था। तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रश्न नंबर था 4 गा, तो आप लोग जो है उसे देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग हर साल प्रश्न पूछा जाता है। ये अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों की परिभाषा या वर्गीकरण वगैरह वगैरह एक ही प्रकार का प्रश्न है, कई तरीके से पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को अवश्य याद करिएगा। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सेट जेएस है और प्रश्न नंबर 4 गा है 2025 का। वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा पार्ट 2 346 जेएस 2025 अनसॉल्व पेपर। ठीक है बच्चों, अवश्य इस प्रश्न को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 5 अग्गा।
इसमें कह रहा है कि उपयुक्त किरण आरेख की सहायता से अवतल दर्पण के सूत्र 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f को व्युत्पन्न कीजिए। तो बहुत आसान प्रश्न है, कक्षा 10 में भी मेरे ख्याल से ये सूत्र है। आइए इसे करते हैं। तो हम लिखेंगे 5 अगा हेडिंग डालेंगे अवतल दर्पण का सूत्र। तो बच्चों सबसे पहले इसके लिए हम एक चित्र बनाएंगे। चित्र हम कैसे बनाएंगे, हम पहले एक दर्पण बनाएंगे। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। ये इसका वक्रता केंद्र हो गया C, और ये इसका ध्रुव हो गया P। वक्रता केंद्र से एक हम लंब खींच देते हैं, ये लंब हो गया। ये जिस बिंदु पे मिला उस बिंदु का नाम रख दिया हमने A। एक कोई वस्तु है जो कि बिंदु O पर स्थित है, और इस बिंदु O से एक प्रकाश किरण जाती है और बिंदु A पर मिलती है। अब आप लोगों को मालूम है कि ये अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं आपतन कोण I। आपतन कोण I, और जितने कोण पर ये वापस रिफ्लेक्ट होके आती है उसे कहते हैं परिवर्तन कोण R। ये हमारा यहाँ पे इमेज बन जाता है I, और हम मान लेते हैं ये कोई इसका फोकस है F। ये इसका फोकस है F। अब आपको मालूम है कि OCI ये बिंदु I है, और F ये सब लेफ्ट साइड में है, तो इन सब की दूरी माइनस में होगी। मतलब ये फोकस दूरी भी हमारी -F होगी। ये प्रतिबिंब की दूरी ये -B होगी। ये वक्रता केंद्र है, इसकी त्रिज्या जो है ये भी -R होगी। वक्रता C की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। ये वस्तु है, वस्तु की दूरी है ये -U होगी। ये आप लोग याद रखिएगा, ये मैंने चित्र बना दिया है। अब हम मान लेते हैं कि ये जो कोण है ये अल्फा है, ये कोण हमारा बीटा है, और ये कोण हमारा गामा है। अब हम इसमें जो है देखते हैं त्रिभुज OAC। OAC तो ये बीटा जो है ये बहिष्कोण हो जाएगा। बीटा त्रिभुज OAC का बहिष्कोण है। बहिष्कोण है। तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा, बीटा बराबर हो जाता है बहिष्कोण दूर वाले कोणों के बराबर होता है, तो I प्लस अल्फा। ये बीटा बहिष्कोण हो गया, दूर वाला एक कोण ये हो गया और एक ये अल्फा हो गया, तो ये हो गया अल्फा प्लस I। तो अगर हम यहाँ से I का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा। ये I का मान आ गया। अब इसी प्रकार हम देखते हैं त्रिभुज CAI। तो ये गामा हमारा जो है ये बहिष्कोण हो जाता है। क्या लिखेंगे, गामा त्रिभुज CAI का बहिष्कोण है। बहिष्कोण है। तो गामा बराबर क्या आ जाएगा, ये गामा हो गया और ये बहिष्कोण मतलब दूर वाला कोण एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये हो गया बीटा प्लस R। अब यहाँ से हम R का मान निकाल लेंगे, तो R का मान हमारा हो जाएगा गामा माइनस बीटा। ये गामा बराबर बीटा प्लस R, तो R बराबर हो जाएगा गामा माइनस बीटा। अब आप लोगों को मालूम है कि अपवर्तन का नियम होता है, अपवर्तन के नियम से, सॉरी परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम होता है I बराबर R। मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। अब I का हमने मान निकाला था बीटा माइनस अल्फा,
तो हम यहाँ लिख देंगे बीटा माइनस अल्फ़ा बराबर आर का मान निकाला था गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। अब बीटा एक तरफ कर देंगे तो ये इधर हो जाएगा बीटा और बीटा 2 बीटा, और ये अल्फ़ा इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस गामा। इसे समीकरण 1 मान के रोक देते हैं, 2 बीटा बराबर अल्फ़ा प्लस गामा। अब अल्फ़ा बीटा गामा के हम मान निकाल लेते हैं। अब हम अल्फ़ा बीटा गामा के मान निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा बीटा गामा के लिए हम जो सूत्र लगाएंगे वो लगाएंगे चाप बराबर कोण बटे त्रिज्या। तो सबसे पहले अल्फ़ा का मान निकालते हैं। अल्फ़ा बराबर हो जाएगा, देखिए ये कोण अल्फ़ा है तो इसके सामने चाप हो जाएगा AP और ये दूरी हो जाएगी OP। तो हम लिख देंगे AP बटे OP। ऐसे ही बीटा का मान निकालेंगे। बीटा बराबर देखिए ये कोण हो गया बीटा, तो ये चाप हो गया AP और ये दूरी हो गई CP। तो AP बटे CP। गामा का मान निकालेंगे। गामा हो जाएगा ये कोण गामा, तो गामा बराबर हो जाएगा AP बटे IP। तो AP बटे IP। अल्फ़ा बीटा गामा व गामा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आपको मालूम है कि समीकरण 1 था 2 बीटा बराबर अल्फ़ा प्लस गामा। ये समीकरण 1 था हमारा, हमने पीछे निकाला था। तो अब हम क्या करेंगे, 2 बीटा की जगह पे बीटा का मान रख देंगे AP बटे CP बराबर अल्फ़ा का मान रख देंगे AP बटे OP प्लस बीटा का मान रख देंगे AP बटे IP। अब AP इधर से कॉमन ले लेंगे और ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 बटे CP बराबर 1 बटे OP प्लस 1 बटे IP। अब आप लोग चित्र देखिए, चित्र में आपको दे रखा है CP का मान कितना है, CP का मान है यहाँ से लेके यहाँ तक -8, तो CP का मान रख देंगे -8, 2 -8, 1 बटे OP का मान है -U, तो लिख देंगे -U प्लस IP का मान कितना दे रखा है -F, तो 1 बटे -F, तो माइनस माइनस हट जाएगा, केवल बचेगा 2 बटे R बराबर 1 बटे U प्लस 1 बटे F। सॉरी बच्चों, IP का मान जो है, IP का मान है -B, तो यहाँ पे ये -B आएगा। IP का मान -B। अब आप लोगों को मालूम है कि F बराबर होता है R बटे 2, तो हम यहाँ पर R का मान रख देंगे। R का मान हो जाएगा 2F, तो 2 बटे F, R की जगह रख देंगे 2F बराबर 1 बटे B को पहले लिख लेते हैं और प्लस 1 बटे U को बाद में लिख देते हैं, 1 बटे U। अब हमारा यहाँ पर ये 2 से 2 कट जाएगा, 1/F बराबर हो जाएगा 1/B प्लस 1/U। यही दर्पण का सूत्र है, यही अवतल दर्पण का सूत्र है और यही हमें सिद्ध करना था। आप चाहें तो प्रश्न में देखिए, प्रश्न हमें सिद्ध करना था 1 बटे B प्लस 1 बटे U बराबर 1 बटे F, तो हमने सिद्ध कर दिया 1 बटे F बराबर 1 बटे B प्लस 1 बटे U। ये हमारा दर्पण का सूत्र हो गया। इस तरह से ये प्रश्न हल हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 6। प्रश्न 6 में कह रहा है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए तथा इसके आधार पर अपवर्तन प्रकाश के नियमों को समझाइए। तो सबसे पहले हम हाइगेंस द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत लिखेंगे। ये प्रश्न है 6, हेडिंग डालेंगे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हाइगेंस ने बताया था कि जब किसी माध्यम में
स्थित तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं, स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम में ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कणों के कंपन की कला समान होती है तरंगाग्र कहलाता है। ये हाइगेंस ने पहली बात बताई थी। दूसरी बात हाइगेंस ने बताई थी कि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम में कण एक नई तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंगें सभी दिशाओं में निकलती हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और तीसरा पॉइंट इन्होंने जो बताया था वो बताया था कि किसी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ पृष्ठ खींचा जाए तो उस क्षण वह तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। वह दिशा जिसमें तरंगाग्र आगे बढ़ता है किरण कहलाती है। समांग माध्यम में किरणें सदैव तरंगाग्र के अभिलंबवत होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक पृष्ठ है, ये मैं पृष्ठ बना रहा हूँ, ये कागज़ के तल के लंबवत है, ठीक है। इस तरह से ये आपको दिखेगा, ऐसे जैसे ये पृष्ठ दिख रहा है, ये पृष्ठ ही तो है लेकिन ये आपको ऐसे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा, तो एक लाइन तो दिखाई देगी। तो इस पे ये हमारे बिंदु हैं, ये यहाँ पे कण समान कला में हैं ये। तो हम क्या करते हैं, ये सभी दिशाओं में तरंगें निकलती हैं, तो इस तरह से सभी दिशाओं में तरंगें हम दिखा रहे हैं। इस तरह से सभी दिशाओं में तरंगें निकल रही हैं, तो हमने ये तरंगों के चारों ओर की दिशा दिखा दी है। इस तरह से ये हमारा तरंगाग्र। अगर हम ये जो तरंगे हैं इन पर स्पर्श रेखा खींचें तो ये जो स्पर्श रेखा है ये नया तरंगाग्र होगा। ऐसे ही पीछे वाला जो है ये भी एक नया तरंगाग्र होगा। ये हाइगेंस ने हमें बताया था। ये चित्र भी आप बना देंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से हमने जो है हाइगेंस द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत बता दिया है। अब आगे इस प्रश्न में कह रहा है कि इसके आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को समझाइए। तो ये जो प्रकाश के अपवर्तन के नियम समझाए गए हैं हाइगेंस तरंगिका सिद्धांत के, यही प्रश्न 2025 के JU सेट में आया था। जो अभी हमने पिछला सेट लगाया था JU, उसमें पूछा गया था। तो मैंने अभी पिछले ही सेट में कराया था, मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो आप देख लीजिएगा कि हाइगेंस तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कैसे की जाती है। मैं उसकी डिटेल आपको बता दे रहा हूँ। पार्ट 5 2025 346 JU सेट है हमारा। सेट कौन सा है? JU, ठीक है। और ये प्रश्न तुम्हारा देखो हम दिखा दे रहे हैं तुम्हें सामने, ये लिखा हुआ है, ये 7, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत से तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। तो यही प्रश्न जो है यहाँ पे पूछा गया है और यही प्रश्न हमारा यहाँ पर पूछा गया है कि इस हाइगेंस तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। तो मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग हाइगेंस तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 प्रश्न इस ऐसे आते हैं, हाइगेंस तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए या प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये 2 में से एक प्रश्न अवश्य एग्जाम में आएगा, इसलिए आप इसके अवश्य तैयार करके जाइएगा। अगला हमारा प्रश्न है छठे का अथवा वाला प्रश्न में पूछा गया है कि प्रकाश के व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर समझाइए। यंग के द्विझिल्ली प्रयोग में व्यतिकरण पट्टियों की चौड़ाई का व्यंजक लिखिए तथा इस पर झिर्रियों के बीच अंतर तथा उपयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के प्रभाव को समझाइए। तो सबसे पहले तो हमें बताना है व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। तो कैसे लिखेंगे इसे? तो हेडिंग डालेंगे व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर। एक तरफ व्यतिकरण लिखेंगे, एक तरफ विवर्तन लिखेंगे। व्यतिकरण में लिखेंगे नंबर 1, व्यतिकरण 2 कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से होता है। दूसरी तरफ लिखेंगे विवर्तन एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच व्यतिकरण से उत्पन्न होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे व्यतिकरण फ्रिंजेस एक ही चौड़ाई की होती हैं। व्यतिकरण में जो फ्रिंजेस बनती हैं उनकी चौड़ाई समान होती है। और इधर लिखेंगे व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई भिन्न भिन्न होती है, मतलब विवर्तन में फ्रिंजों की चौड़ाई भिन्न भिन्न होती है। मतलब व्यतिकरण में फ्रिंजों की चौड़ाई एक ही होती है और विवर्तन में फ्रिंजों की चौड़ाई भिन्न भिन्न होती है।
तीसरा पॉइंट लिखेंगे, व्यतिकरण प्रारूप में सभी फ्रिंजेस एक ही तीव्रता की होती हैं, मतलब व्यतिकरण में जो फ्रिंजेस बनती है उनकी तीव्रता समान होती है। और विवर्तन प्रतिरूप में दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता लगातार घटती जाती है। जो विवर्तन होता है उसमें दीप्त फ्रिंजेस जो बनती हैं, चमकती हुई फ्रिंजेस जो बनती हैं, उनकी तीव्रता लगातार घटती है, जबकि व्यतिकरण में तीव्रता समान रहती है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, व्यतिकरण प्रतिरूप में अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता लगभग शून्य होती है। जो अदीप्त फ्रिंजें होती हैं डार्क वाली, उनकी तीव्रता लगभग शून्य होती है। अतः दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों की सीमाएं स्पष्ट होती हैं, आपको अलग अलग बिल्कुल दिखेंगी दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें। जबकि व्यतिकरण में क्या लिखेंगे, व्यतिकरण प्रारूप में अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता कभी भी शून्य नहीं होती है, अतः दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों की सीमाएं अस्पष्ट होती हैं, मतलब सीमाएं अलग अलग दिखाई नहीं देती हैं, दोनों एक दूसरे में कोइंसाइड सी कर जाती हैं, मतलब अदीप्त और दीप्त फ्रिंजेस के बीच कोई स्पष्ट सीमा नहीं होती है। अब इसी में आगे पूछ रहा है कि इसी प्रश्न में आगे पूछ रहा है कि यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में व्यतिकरण पट्टियों की चौड़ाई का व्यंजक लिखिए। इसका डेरिवेशन अब हमारे सिलेबस में है नहीं, केवल हमारे सूत्र उसका याद करना है, तो हम आपको इसका डेरिवेशन बता देते हैं। इसका डेरिवेशन नहीं बताते हैं, चित्र बता देते हैं कैसे बनता है। एक प्रकाश स्रोत है यस, इससे कुछ दूरी पर एक स्लिट रखी है। झिर्री को जो है स्लिट बोलते हैं इंग्लिश में। एक छिद्र यहाँ पे होता है और एक छिद्र यहाँ होता है, यहाँ से प्रकाश निकलता है और यहाँ से प्रकाश निकलता है, इसे द्विझिर्री बोलते हैं। ठीक है, इन दो झिर्रियों के बीच की जो दूरी होती है इसे हम मानते हैं स्मॉल डी। और ये झिर्री डबल स्लिट के सामने एक स्क्रीन होती है एक्स बाई, इस स्क्रीन पर हमें व्यतिकरण प्रतिरूप दिखाई देता है। हमने इस पर कोई एक बिंदु पी मान लिया है और डबल स्लिट से स्क्रीन की दूरी स्मॉल डी होती है और जो प्रकाश यहाँ से निकल रहा है उसकी वेवलेंथ लैम्डा होती है। तो इसमें कह रहा है कि यहाँ जो फ्रिंजेस बनेंगी, फ्रिंजेस मतलब काली सफ़ेद ऐसे पट्टियाँ बनी होती हैं, जैसे ये ब्लैक पट्टी, ये वाइट पट्टी, ये ब्लैक, ये चमकती हुई पट्टी होती है, इसे दीप्त फ्रिंज बोलते हैं। ये डार्क फ्रिंज बोलते हैं, ये अदीप्त होती है। इसकी ये यहाँ पे बिल्कुल काला काला सा हमें धब्बा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो चौड़ाई है जो आपको दिख रहा है इसी को हम कहते हैं फ्रिंज की चौड़ाई। और इस जैसे ये जो है आपकी, जैसे एक कोई ये फ्रिंज है, तो हम क्या करते हैं, ये जो काली वाली पट्टी है इसकी मिड पॉइंट से और इस काली वाली रेखा के मिड पॉइंट से इसके बीच की जो ये दूरी होती है इसे हम फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं W। ठीक है, तो फ्रिंज की चौड़ाई का जो सूत्र होता है W बराबर ये होता है लैम्डा डी बटे डी, जहाँ लैम्डा क्या है, जहाँ लैम्डा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, डी पर्दे की दूरी, डबल स्लिट से पर्दे की दूरी और स्मॉल डी जो है वो स्लिट्स के बीच की दूरी होती है। स्लिट्स मतलब S1 और S2 के बीच की दूरी। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ये चित्र बना देंगे और ये फार्मूला लिख देंगे, स्लिट की चौड़ाई का फार्मूला। अब इसी प्रश्न में पूछ रहा है कि ये जो झिर्रियाँ हैं मतलब स्लिट हैं, इनके बीच की दूरी और इस वेवलेंथ का इस चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप सूत्र देख के साफ साफ बता देते हैं कि W बराबर है लैम्डा डी बटे डी। तो यानी कि जब वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ेगी और ये स्मॉल डी बटे में है, इसलिए जब फिर ये जो स्लिट हैं इनके बीच की चौड़ाई अगर बढ़ेगी या स्लिट के बीच की दूरी बढ़ेगी तो फ्रिंज की चौड़ाई घटेगी। तो आप क्या लिख देंगे, तो आप लिख देंगे नंबर एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बढ़ाने पर
बढ़ाने पर फ्रिंजों की चौड़ाई W बढ़ती है। दैट इज W प्रोपोर्शनल लैम्डा। और दूसरा पॉइंट क्या लिख देंगे, डबल स्लिट DOU डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्लिट्स के बीच की दूरी बढ़ाने पर फ्रिंजों की चौड़ाई W घटती है। घटती क्यों है? क्योंकि W बराबर है लैम्डा D/D, मतलब स्मॉल d, फ्रिंजों के बीच की दूरी जो है वो बटे में है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लिख देंगे हम W प्रोपोर्शनल 1/D। तो इस तरह से ये पूरा प्रश्न मैंने आपको बता दिया कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंजों की चौड़ाई का पर तरंगदैर्घ्य और स्लिट के बीच की दूरी का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो बच्चों तो इसे लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं जल्दी जल्दी आपके ज़्यादा से ज़्यादा अनसॉल्व पेपर सॉल्व करवा दूंगा। धन्यवाद।